Good morning, student. Welcome in your bio class. So we are continue chapter molecular basis of inheritance, where we have discussed DNA, the search for genetic material, RNA word, replication, transcriptions, genetic code. Now, after that, we will discussing the tRNA or adapter molecules. We have discussed silent feature of genetic code. Genetic code, basically there are three or four characteristic feature of genetic code. First, it is very specific. Second one, it is read contiguous fashions or code are commaless. Then it is universal, and AUZ work as a dual function. It is code for methionine, and it is initiators also. So this is the silent feature of genetic code. एंड बेसिकल जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट्स होता है जेनेटिक कोड, जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ today's topic is tRNA or adapter molecules. So tRNA is a very important. It is called as tRNA is called as adapter molecules. So basically it is consist of 5 arms. इसकी 5 आर्म्स होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए होती हैं. फर्स्ट आई जस्ट शो यू फिगर. जेनेटिक कोड, जस्ट मिनट, थोड़ा हम लोग आगे निकल गए हैं. लैक ऑपरॉन, दिस इज फिगर फॉर लैक ऑपरॉन. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, दिस इज ट्रांसलेशंस. हाँ, यस. सो tRNA or adapter molecules. First time Francis Crick proposed the presence of an adapter molecules which could read the code for one end of its other and which bind the specific amino acid. अब देखो तुम लोग को tRNA के बारे में डिस्कस करते हैं. ये देखो, ये एक tRNA है, ये एक adapter molecules है, और हर अमीनो एसिड्स को के लिए अलग अलग tRNA होते हैं. जितने अमीनो एसिड्स हैं उतने tRNA होंगे, ठीक है ना. अब ये tRNA का काम क्या है? ये tRNA एंटीकोडॉन, इसके एंटीकोडॉन क्या है? mRNA में जो mRNA फॉर्म हुआ है ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू, तो tRNA उस mRNA के कोडॉन को रीड करता है. तो tRNA की 5 आर्म्स हैं. यहाँ पे देखो, ये 5 आर्म्स है tRNA की. See, first one, tRNA की 5 आर्म्स हैं. ये वाला फर्स्ट ये आर्म्स जो है, ये जिसमें SER फर्स्ट आर्म्स कहलाता है. अमीनो एसिड आर्म्स, ये अमीनो एसिड आर्म्स है. सेकेंड आर्म्स ये टी लूप है, ठीक है. ये वाला जो है एंटीकोडॉन लूप है, और दिस वन इज डी लूप. तो यहाँ पे इसके 5 लूप्स होते हैं tRNA के 5 लूप्स अलग अलग वर्क के लिए होते हैं. जो एंटीकोडॉन लूप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ये जो mRNA में यदि AUG उसको मिल रहा है, तो ये एंटीकोडॉन इसका ये डेवलप करेगा UCA. चूँकि ये RNA है तो इसमें थाइमिन ना होके यूरोसिल होगा. UCA, दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन लूप. तो ये वाला लूप जो है एंटीकोडॉन लूप है, ठीक है. एंटीकोडॉन लूप, क्लियर. सेकंड जो लूप होता है, ये इस एंटीकोडॉन जो लूप है उसके अगेंस्ट ये अमीनो एसिड्स फॉर्म करेगा, ठीक है. जैसे CUCA, ये SCR अमीनो एसिड के लिए है. तो ये अमीनो एसिड आर्म है, ये अमीनो एसिड पिक करने के लिए यूज़ होगी.
ये वाली एंटी कोडॉन को रीड करने के लिए एंटी कोडॉन होगी, और ये जो टी लूप है, टी लूप बेसिकली बाइंडिंग द राइबोसोम्स को बाइंड अप करेगा। राइबोसोम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, टीआरएनए से राइबोसोम बाउंड अप होगा। और लास्ट जो डी लूप है, दिस वन इज डी लूप। डी लूप जो है बेसिकली अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, एक एंजाइम्स को बाइंड अप करेगा। तो ये टीआरएनए, दैट्स अ रीजन टीआरएनए इज कॉल्ड एज एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स। और टीआरएनए इज अ वेरी स्पेसिफिक, हर एक उसके लिए अमीनो एसिड्स के लिए टीआरएनए अलग अलग होते हैं। टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन लूप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के में जो कोड दिया हुआ है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इस एंटीकोडॉन के आगे जो ये एंटीकोडॉन है उसके अमीनो एसिड्स पिक करने के लिए एक अमीनो एसिड्स इसका आर्म हो गया, ठीक है। एक राइबोसोम को पिक करने के लिए एक टी लूप हो गया, डी लूप जो है एंजाइम्स को पिक करने के लिए, और एक वेरिएबल आर्म्स होता है, ठीक है। एक टीआरएनए स्पेसिफिक है पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए, ए स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन, एक इनिशिएटर टीआरएनए होता है जो कि इस प्रोसेस को शुरू करेगा, ठीक है। और स्टॉप कोडॉन के लिए कोई एडॉप्टर टीआरएनए नहीं होता है। टीआरएनए सिर्फ उसके होते हैं अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं टीआरएनए, ठीक है। तो टीआरएनए हैज़ अ एंटीकोडॉन लूप which has a base complementary to the code. It also has a amino acid acceptors and ये amino acid acceptor ends है, clear. tRNA are specific for each amino acids. There is another specific tRNA, it is referred as initiators tRNA। एक इनिशिएटर tRNA, जैसे इनिशिएटर कोडॉन होता है, ठीक है ना, प्रमोटर होता है, इसी तरीके से इनिशिएटर tRNA है। देयर इज़ नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। तो ये टीआरएनए बेसिकली एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स है, अमीनो एसिड को पिक करने के लिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये अमीनो एसिड आगे जाके क्या बनेगा, ट्रांसलेशंस में हेल्प करेगा। अमीनो एसिड क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा अटैच होंगे और क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ टीआरएनए। टीआरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एडॉप्टर टीआरएनए। इसका फिगर भी क्लियर हो गया। ये 5 आर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आर्म्स इसके अलग अलग वर्क के लिए होती हैं, क्लियर। तो टीआरएनए was known before the genetic code was postulated and was called tRNA or sRNA, soluble RNA. Its role is adopter molecules was report later, ठीक है। adopter molecules was report, कहीं ये मॉलिक्यूल्स को पिक करेगा और जाके उसको फिर ट्रांसफ़र करेगा। तो टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए भी कहलाता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द टीआरएनए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन बेसिकली इट इज़ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स फॉर्मेशन की, अमीनो एसिड के से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन बनने की प्रोसेस है ट्रांसलेशंस। और प्रोटीन का फॉर्मेशन आप लोगों ने सेंट्रल डोग्मा में ऑलरेडी रीड किया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस। बेसिकली ट्रांसलेशन is the process of synthesis of protein from amino acid sequence and order of amino acid being defined by sequence of bases in mRNA. Amino acids are joined by peptide bond. Amino acids पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इसमें जुड़ते जाते हैं। तो ये ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है। अब ट्रांसलेशन की डेफिनेशन के लिए 2 प्रोसेस होना ज़रूरी है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है,
just read. The order of sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA. अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स पिक होंगे और वो किस तरीके से प्रोटीन बनाएंगे, ये डिपेंड करता है mRNA के ऊपर, जो mRNA DNA के थ्रू फॉर्म हुआ है, मतलब ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू जो mRNA फॉर्म हुआ है उस पर जो कोडॉन है उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन फॉर्म होगी। ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं, तो इसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी कहाँ से इसको मिल रही है? ठीक है, तो इसके लिए टीआरएनए की एक प्रोसेस होती है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। सबसे पहले टीआरएनए, ये जो टीआरएनए अभी आपने स्टडी किया ना, इसकी चार्जिंग रिक्वायर्ड है। और अमीनो एसाइलेशन, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन एक ये प्रोसेस है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। क्या? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू बिकम मोर स्पेसिफिक। इफ टू सच चार्जेस टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनफ। इसमें क्या होता है कि दो टीआरएनए अलग अलग अमीनो एसिड्स वो पिक कर रहा है, तो जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन, डीएनए से जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए को मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनना शुरू होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक किसके अंदर हो रही है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होती है। एक प्रोसेस तो ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस न्यूक्लियस में हो गई और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस से mRNA पास आउट होता है और कहाँ पर आता है? ये आता है सेल सैप में, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में। और इस प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस बहुत एनर्जी कंज्यूम करने वाली प्रोसेस है। तो इसमें एक कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को फॉर्म करने में एक किसके तरीके से एनहेंस करता है और उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो सेलुलर फैक्ट्री पहले तुम लोग समझ लो क्या है। जो सेल के अंदर जो सेलुलर फैक्ट्री है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, ये राइबोसोम बेसिकली क्या काम कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। और ये किस तरीके से इससे टीआरएनए से अटैच होगा, इसको हम जस्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि दो तरीके के आरएनए हो रहे हैं। एक एक्टिव आरएनए, एक है आरएनए 70 और दूसरा होता है आरएनए 80। आरएनए 70 जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और जो आरएनए 80 है वो यूकैरियोट सेल पे होता है। तो आरएनए की दो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं। ठीक है ना, 80 डिफरेंट प्रोटीन्स है। आरएनए जो 80 वाला वो वैसे इनएक्टिव स्टेज पर होता है। ठीक है, इट एग्जिस्ट इन 2 सब यूनिट, और 2 सब यूनिट पर ये एग्जिस्ट करता है। 80 वो कौन कौन सी दो इसकी सब यूनिट होती है? इसकी इट एग्जिस्ट 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। 2 सब यूनिट है, ये देखो, ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, व्हेन अ स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्ड एंड mRNA, सबसे पहले स्मॉल यूनिट अटैच होती है mRNA से। ये देखो, ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट है। इस पेन को क्या हो गया? ये है स्मॉल यूनिट। ठीक है, और ये कौन सी यूनिट है? लार्ज यूनिट। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले स्मॉल यूनिट आएगी जो mRNA से अटैच होती है। When the small subunit encounter an mRNA, the process of translations of mRNA to protein begin. जैसे ही स्मॉल यूनिट इससे अटैच हुई, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ये स्मॉल यूनिट अटैच हुई और ऊपर से ये कौन सी? लार्ज यूनिट अटैच हुई। ठीक है, ये पूरी एक सिस्टम है। ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है जिसमें टीआरएनए से स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट, ये सब जो है
अटैच्ड हो रही हैं और टीआरएनए स्लाइड कर रहा है। किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? एमआरएनए के ऊपर। किसके अकॉर्डिंग? कोड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे उसको कोड मिलता जाएगा दूसरा दूसरा टीआरएनए उसमें अटैच होता जाएगा। ठीक है। When a small subunit encounter an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begin. There are two sites in the large subunit for subsequent amino acids to bind to and thus close enough to each other. ठीक है। हाँ, ये समझ में आया बेटा कि दो सब ये टीआरएनए में आपने रीड किया ना कि एक टी लूप जो होता है बेसिकली राइबोसोम को बाइंड अप करने के लिए होता है। तो इससे राइबोसोम भी बाइंड अप हो गया। ठीक है। ये राइबोसोम भी इससे बाइंड अप हो गया टीआरएनए से। अब क्या होगा? mRNA to protein begin. There are two sites of large subunit. The subsequent amino acids to bind and thus be close enough to each other. और ये एक यूनिट फॉर्म कर देता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड के लिए पर्टिकुलर टीआरएनए रिक्वायर्ड है जिसका कि एंटीकोडॉन लूप है। उस कोडॉन के हिसाब से वो अमीनो एसिड्स पिक करेगा एक ब्रांच के थ्रू, एक आर्म के थ्रू वो सब यूनिट्स अटैच रहेगा, राइबोसोम की यूनिट्स अटैच रहेगा। और एक ब्रांच किसका ये वो करेगा? वो वर्क करता है बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। वो एंजाइम्स को बाइंड अप करता है जो प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। मतलब टीआरएनए की जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग वर्क कर रही हैं और ये एक गैदर्ड फॉर्म पर सभी अपना अपना यूनिट अपना अपना वर्क करके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रही हैं। ठीक है। देयर आर टू साइट या ऑलरेडी वी हैव रीड फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड एंड दस बी क्लोज enough to each other for the formation of peptide bond। और अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। द राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इसमें और कौन कौन से राइबोसोम्स हैं? राइबोसोम 20S RNA ये एक कैटलिस्ट के तरीके से वर्क कर रहा है। कैटलिस्ट का मतलब ये है प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा और उसके प्रोसेस के बहुत फास्ट कर रहा है। ठीक है ना। और द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट, ये पूरी क्या बना ली इसने? ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट बना ली है जिसमें एक टीआरएनए है, टीआरएनए का एंटीकोडॉन है, दो राइबोसोम है, एक राइबोसोम की दोनों यूनिट है, स्मॉल यूनिट और बिग यूनिट। और ये पूरा एक इसने क्या बना दिया? ट्रांसलेशनल यूनिट is the sequence of RNA that is flanked by the start codon। अब स्टार्ट कोडॉन इसने फाइंड आउट कर लिया। वो स्टार्ट कोडॉन क्या है? AUG। वो स्टार्ट कोडॉन भी है और मिथोनॉन के लिए भी कोड कर रहा है। और एंड द स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन किसको कहेंगे? जब कोई भी टीआरएनए उसका नहीं होगा। स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन होते हैं जो प्रोसेस को रुक जाते हैं और ये किसी के लिए कोड तो करते नहीं हैं। तो 61 जो कोडॉन है वो वर्किंग कोडॉन है, किसी अमीनो एसिड के लिए है। बट 3 कोडॉन जो 64 के जो 3 कोडॉन जो बचे हैं 61 के अलावा 62, 63, 64 वो स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन का मतलब कि कोई उसका टीआरएनए नहीं है। तो टीआरएनए जब जैसे ही अपना वर्क बंद कर देगा और टीआरएनए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब एमआरएनए में तो एमआरएनए में ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है बट उस एमआरएनए के लिए जब टीआरएनए नहीं मिलेगा तो प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब ए यू जी जहाँ से हम प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं और जिस जगह पर प्रोसेस रुक रही है तो उसके पहले का पोर्शन, मतलब ये अप स्ट्रीम वाला और ये डाउन स्ट्रीम वाले जो कोडॉन हैं जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। UTR वो ट्रांसलेटेड रीजन नहीं है, मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। द UTR प्रेजेंट इन बोथ एंड। 5 एंड की साइड पे भी होते हैं स्टार्ट कोडॉन के पहले और 3 एंड की साइड भी होते हैं स्टॉप कोडॉन के बाद। मतलब यहाँ पे यदि प्रोसेस स्टॉप हो गई है तो इधर के जितने भी
mRNA पे जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है और ये जिस पॉइंट से शुरू हुआ है, मतलब AUG के पहले का जितना भी ट्रांसक्रिप्शंस कोडॉन है, ठीक है, वो कौन सा होगा? अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन उसको उसकी प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी और उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। फॉर इनिशिएशन, तो अब ये ट्रांसक्रिप्शंस की ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसके भी 3 फेज हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के 3 फेज कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज इनिशिएशन फेज, see, first one is initiation phase, second one is elongation phase और third one is termination phase। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट वन इज इनिशिएशन फेज, सेकेंड वन इज elongation phase, थर्ड वन इज टर्मिनेशन फेज, जैसे कि आपने ट्रांसक्रिप्शंस में भी रीड किया हुआ। इनिशिएशन फेज वो फेज होती है जिसमें प्रोसेस आगे इनिशिएट होना शुरू होती है। इलोंगेशन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पिक करके और जो mRNA में ट्रांसक्रिप्शंस इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन फॉर्म होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। और टर्मिनेशन वो पॉइंट है जब ट्रांसलेशन पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, तो वो टर्मिनेशन पॉइंट है। तो इस तरीके से इसमें भी रिलीज फैक्टर वर्क कर रहे हैं जो प्रोसेस को रिलीज एंड प्रोसेस को क्लोज करने में हेल्प करते हैं, प्रोसेस को बंद करने में। इनिशिएटर्स फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं जो इनिशिएशन में हेल्प कर रहे हैं, और इलोंगेशन फैक्टर्स जिसमें प्रोटीन रेगुलरली फॉर्म हो रही है। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम्स, तो सबसे पहले इनिशिएशन में राइबोसोम, जो राइबोसोम की 2 यूनिट हैं, स्मॉल यूनिट सब यूनिट, वो mRNA में स्टार्ट कोडॉन, जो स्टार्ट कोडॉन है AUG को फाइंड करके उसको बाइंड अप कर लेंगी। ठीक है, जैसे ही mRNA के ऊपर राइबोसोम्स बाइंड अप हो गया, अब प्रोसेस इनिशिएट हो गई। अब tRNA उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी राइबोसोम बाइंड अप हो चुका है, तो tRNA वो कोडॉन को रीड करके अपने एंटीकोडॉन के थ्रू, एंटीकोडॉन उसमें आ जाएगा किसके अकॉर्डिंग? mRNA के कोड के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग कौन से अमीनो एसिड्स पिक करनी है उसकी tRNA की एक ब्रांच वो अमीनो एसिड पिक कर लेगी। ये कहलाता है इलोंगेशन पीरियड। ठीक है ना। और राइबोसोम, और ये प्रोसेस क्या होती है? स्लाइड करती रहेगी, mRNA पे स्लाइड करती रहेगी, mRNA पे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। एक जगह ये कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहेगी और पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू पूरी प्रोटीन फॉर्म होती रहेगी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज complex compositions of amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon of mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो, ये दो, इसकी ये वाली क्या है? ये आपकी ये है अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड के बीच की दो क्या है? ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब एक ये tRNA है, tRNA ने mRNA के ये देखा, GCA कोड देखा, उसके अकॉर्डिंग उसने CGT कोड फॉर्म किया। इस CG कोड के थ्रू उसकी एक जो ब्रांच उसने A जो है अमीनो एसिड को पिक किया। ठीक है, अब ये यहाँ से शिफ्ट हो, ये क्या हो जाएगा? दूसरा tRNA आ जाएगा। ठीक है, दूसरे tRNA ने ये वाले कोड को फाइंड आउट किया, ये वाले कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को पिक किया, और ये अमीनो एसिड्स यहाँ से अटैच हो गया। ये अमीनो एसिड एक के ऊपर एक इस तरीके से अटैच होता जाएगा और ये प्रोसेस फॉरवर्ड होती जाएगी, आगे की ओर बढ़ती रहेगी। जैसे ये लास्ट पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है, ये बाय द वे ये लास्ट पॉइंट है UUA, ये सब स्टॉप कोडॉन के लिए, क्योंकि इसका tRNA नहीं होता है। tRNA सिर्फ 61 कोडॉन के tRNA होते हैं, 3 कोडॉन के tRNA नहीं होते। तो जैसे ही यहाँ पे ये आया mRNA पे UUA का वो आया, तो वहाँ पे tRNA नहीं हुआ, प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हो गई और ये पूरा जो है प्रोटीन सिंथेसिस होकर
उसमें साइटोप्लाज्म में ये फ्री हो गया और ये प्रोसेस फिर स्टॉप हो गई। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस की बहुत रेगुलेट प्रोसेस है और रेगुलर और बहुत ही एक्यूरेसी से प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरीके से रिलीज फैक्टर और डिफरेंट फैक्टर्स इसमें वर्क करते हैं, कैटलिस्ट वर्क करते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसको आप लोग 3 प्रोसेस में हो रही है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, थर्ड वन इज टर्मिनेशंस। आफ्टर दैट ये प्रोसेस डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में हो रही है। आफ्टर दैट वी विल रीड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस। इसको आप लोग प्रॉपरली घर पे एक बार रीड कर लीजिए और ट्राई करो कि एनसीईआरटी में आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद यदि नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।